वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम। इस टॉपिक में से स्टैटिक एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दोनों ही यूजीसी नेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देयरफॉर बिना किसी देरी के हम अपना स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। नाउ ओरिजिन ऑफ आईएमएफ। सी, मैंने आपको पहले ही वर्ल्ड बैंक की वीडियो में बताया था कि आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक दोनों ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ इस्टेब्लिश हुए थे। ये इस्टेब्लिश हुए थे एक कॉन्फ्रेंस के नाम से, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, जो कि हुई थी ब्रिटेन वुड्स में। इस कॉन्फ्रेंस को ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। न्यू हैम्पशायर में यूएस में इन जुलाई 1944 में जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसका आउटकम थे दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। इसीलिए इन दोनों को ब्रिटेन वुड सिस्टर्स और ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आईएमएफ ने अपनी वर्किंग स्टार्ट करी थी 27 दिसंबर 1945। 1944 में कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1945 27 दिसंबर आईएमएफ स्टार्टेड विद इट्स फंक्शनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक व्हाट डज आईएमएफ डू? आईएमएफ का रोल क्या है? आईएमएफ बेसिकली टाइम टू टाइम रेगुलरली एडवाइस प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज को उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे। कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज मेंबर कंट्रीज को फ्रेम करनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स उनको अकाउंट में लेने चाहिए, इन सब पे असिस्टेंस प्रोवाइड करता है आपका आईएमएफ। देखिए, मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये सब किसके फोकस में रहती हैं? आईएमएफ के फोकस में। आईएमएफ मेनली देखता है कि किसी भी कंट्री के अंदर उसके कितने मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर हाईलाइट किया जाता है। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक जैसे आपको पता है कि जब आप अपनी पूरी इकोनॉमी को फोकस पे रखते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक क्राइटेरिया बोला जाता है। इसका मतलब है कि आईएमएफ जो है वो एडवाइस प्रोवाइड करता है और टाइम टू टाइम रेगुलेट करता रहता है कंपनीज की क्या कंजम्पशन हो रही है, क्या स्पेंडिंग हो रही है, क्या वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना आउटपुट रेशियो है, कितना एम्प्लॉयमेंट रेट है, क्या इन्फ्लेशन रेट है कंट्री के अंदर, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की क्या सिचुएशन है। इन सबको मॉनिटर करता है आपका आईएमएफ। आइए जानते हैं आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स एंड मेंबर्स के बारे में। देखिए, आईएमएफ का हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी यूएस में है, जैसे सेम आपके वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक के सारे 5 इंस्टीट्यूशंस का हेडक्वार्टर्स था। सेकंड, मेंबर कंट्रीज वर्ल्ड बैंक की 189 है। जो रिसेंटली मेंबर कंट्री बनी है दैट इज 189th मेंबर कंट्री आपकी बनी है नोरा। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जितनी भी मेंबर कंट्रीज आपकी आईबीआरडी की होती है, आईबीआरडी मतलब वर्ल्ड बैंक, बिकॉज वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज आईबीआरडी, दैट इज द चीफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, उतनी ही आपकी कंट्रीज होती हैं आईएमएफ की। दिस इज अ रूल। जो कंट्री मेंबर बनेगी वर्ल्ड बैंक का, इट विल बी ऑटोमेटिकली द मेंबर ऑफ आईएमएफ। दिस इज कंपल्सरी। इसीलिए दोनों की मेंबर कंट्रीज अभी फिलहाल के लिए 189 है। Currently, the managing director of World Bank is Kristalina Georgieva, and the chief economist of World Bank is Geeta Gopinath. She is of International American. Okay, International American economist हैं गीता गोपीनाथ, और recently IMF की chief economist बनी हैं। Now, objectives of IMF. The first objective is to promote international monetary cooperation. See, आईएमएफ जैसे बहुत सारी मेंबर कंट्रीज आईएमएफ के अंदर हैं, ये सब आपस में ट्रेड करती रहती हैं और अदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करती हैं। तो आईएमएफ का ये ऑब्जेक्टिव है कि जब भी मेंबर कंट्रीज आपस में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इंगेज कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं, तो उनमें कोऑपरेशन रहे, यूनिटी रहे। This is one of the objectives of IMF. Second is to promote exchange stability. See, IMF इस पे भी फोकस करता है कि जो एक्सचेंज रेट फिक्स होते हैं कंट्रीज के बीच में, वो भी कहीं ना कहीं स्टेबल रहने चाहिए और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि $1 इज इक्वलेंट टू 70 रुपीज़। अब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आज $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़ का एक्सचेंज रेट है तो कल $1 इज इक्वल्स टू ₹90 का हो जाए, जो कि डेप्रिसिएशन होगी करेंसी की, या $1 इज इक्वल्स टू ₹50 हो जाए,
जो कि एप्रिसिएशन होगी करेंसी के। इतने ड्रास्टिक और इतने वॉलेटाइल चेंजेस नहीं आने चाहिए, बिकॉज ये अल्टीमेटली इम्पैक्ट करेंगे ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी पे, नॉट ओनली उन कंट्रीज की इकोनॉमी पे और वर्ल्ड इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट करेंगे। इसलिए IMF फोकस करता है कि जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहे, एक स्टेबिलिटी रहे और वास्ट फ्लक्चुएशंस ना आए। Next, expansion of capital investment in underdeveloped countries. See, IMF wants कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है कंट्रीज के अंदर आ सके। जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ FDI या इन द फॉर्म ऑफ FII आता है तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर कंट्री जिसमें आ रहा है वहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं। जब प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, जैसे कि आपका प्लांट इस्टेब्लिश होती है, फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है, उसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जब बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो इनकम अर्न करते हैं। जो वो इनकम अर्न करते हैं वो दो चीज़ों पे यूटिलाइज करते हैं, एक तो उनका कंजम्पशन में, दूसरी सेविंग्स में। यही जो वो सेव करते हैं धीरे धीरे करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वो अकाउंट बनाती है कैपिटल फॉर्मेशन का, और यही कैपिटल फॉर्मेशन आगे यूज होता है प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जिसकी वजह से और एम्प्लॉयमेंट और इनकम मिलती है। तो ये एक साइकिल चलती रहती है। Okay, this is the objective of IMF. Next, growth of international trade. See, IMF not only caters to कि एक अच्छा monetary stabilized system बने world में, but its also focus is that growth of international trade takes place. आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नो, IMF के ऑब्जेक्टिव भी है कि इंटरनेशनल ट्रेड की ग्रोथ होती रहे। बहुत बार आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF, और इसमें से कौन से ऑब्जेक्टिव हैं और कौन से नहीं हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF, यू नीड टू रिमेंबर दिस। Next, objective of balanced economic growth. See, IMF aims कि किसी भी कंट्री के अंदर एक बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ हो। कैसे होगी? जब मॉनेटरी कोऑपरेशन होगा, एक्सचेंज रेट स्टेबल होगा, उस कंट्री के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, अच्छा इंटरनेशनल ट्रेड होगा, तो ऑटोमेटिकली एक अच्छी बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उस कंट्री में। नेक्स्ट, इट फंक्शंस एज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। देखो, इसका मतलब है शॉर्ट टर्म क्रेडिट अनलाइक योर IBRD एंड IDA। जब हम वर्ल्ड बैंक का डिस्कशन कर रहे थे तब हमने देखा था IBRD एंड IDA, स्पेशली IDA तो लोन 35 ईयर्स, 50 ईयर्स, 20 ईयर्स के लिए प्रोवाइड करता है, लेकिन IMF ऐसा नहीं करता। इट इज़ नोन एज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। जो भी वो लोन देता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अनलाइक वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशंस जो इतने लंबे समय के लिए लोन देते हैं। नेक्स्ट, प्लीज आप इस पॉइंट को नोट करिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF इज टू रिमूव डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ व्हाट इज डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट? देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो भी एक कंट्री के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की एक स्टेटमेंट होती है जो अराउंड द ईयर होती है, जो भी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, जो भी फॉरेन कंट्री से रिसिप्ट्स या फॉरेन कंट्री में पेमेंट्स होती हैं, उसका एक स्टेटमेंट बनता है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम तब आता है जब उसमें इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स। देखिए, अगर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा हुए तो ये तो एडवर्स सिचुएशन हो गई, लेकिन अगर आपके वहीं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से ज़्यादा हुए तो ये फेवरेबल सिचुएशन हुई। दो ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा रेयरली अकर होती है, मैक्सिमम तो आपके इंपोर्ट्स ही एक्सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं, वही एडवर्स डिसइक्विलिब्रियम होता है। इसी को डिसइक्विलिब्रियम को हटाने के लिए IMF जो है इन कंट्रीज को टाइम टू टाइम इंटरनेशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, फंड्स प्रोवाइड करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, SDR देता है कि ये मेंबर कंट्रीज अपना BOP को डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में ला पाएं। See, IMF is also called as the guardian of good conduct in BOP. एक टाइटल दिया गया है IMF को, that is, it is the guardian of good conduct. Please note this point. Now moving on to the next segment, that is functions of IMF. See, IMF के 3 important functions हैं. First is surveillance. See, surveillance function में IMF basically encourages
कि एक डायलॉग पॉलिसी डिस्कशंस हो सके मेंबर कंट्रीज के बारे में, उन कंट्रीज को असिस्ट किया जाए कि अपनी नेशनल एंड इंटरनेशनल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो फ्रेम करे अपनी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज को, ताकि एक एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टेबिलिटी रहे उस कंट्री के अंदर। सी IMF बेसिकली एक एडवाइस असिस्टेंस देता है, वो सिर्फ और सिर्फ फंड्स नहीं प्रोवाइड करता। जैसे आपका वर्ल्ड बैंक था, उसका ये ऑब्जेक्टिव होता था कि वो पॉवर्टी रिमूव करे मेंबर कंट्रीज के अंदर, जो कि स्पेशली जो पुअर या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें से पॉवर्टी एलिमिनेट करे फंड्स और असिस्टेंस प्रोवाइड करके। IMF यहाँ पे कंट्रीज की पॉलिसीज में जाता है, वो देखता है कि किस कंट्री की क्या पॉलिसी है, क्या ये लोग पॉलिसी बना रहे हैं, इनकी इंटरनेशनल और नेशनल सिचुएशन क्या है उस पर्टिकुलर कंट्री की। बेसिकली उसको हेल्प करता है कि वो अपनी पॉलिसी मेकिंग अच्छी करे। नेक्स्ट, टेक्निकल असिस्टेंस। सी जब अब पॉलिसी में वो जब बनाने में हेल्प करेगा, ऑब्वियसली इट शुड ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस की अच्छा इंस्टीट्यूशनल सेटअप प्लस ह्यूमन प्लस इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो उस कंट्री के अंदर, ताकि अच्छी इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रक्चर पॉलिसीज फ्रेम हो सके। बेसिकली उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज या स्किल्स प्रोवाइड करता है कि कैसे पॉलिसीज फ्रेम करी जाए। नेक्स्ट, लेंडिंग। सी IMF ने अपने ही कुछ IMF के स्पेशल लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कि मोटे तौर पे दो किस्म के होते हैं, कंसेशनल एंड नॉन कंसेशनल। कंसेशनल तो एक्सट्रीमली पुअर कंट्रीज को ये लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड होते हैं। नॉन कंसेशनल योर मिडिल इनकम कंट्रीज को ये इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करता है आपका IMF। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी IMF के लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली ये लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स एक पैकेज की तरह होते हैं, जिसमें उनको पूरा पैकेज प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस का डिफरेंट पर्पस के लिए पुअर कंट्रीज को। इसके ऊपर नेट JRF में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, वो पूछते हैं इस पर्टिकुलर पैकेज से रिलेटेड कौन सी कंट्री को प्रोवाइड किया जाता है या ये कितने ईयर के लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज SDR, दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। पहले हम समझते हैं कि SDR क्या है। देखिए, IMF के अंदर डिफरेंट मेंबर कंट्रीज इन्वॉल्व है। ये डिफरेंट मेंबर कंट्रीज IMF को कंट्रीब्यूशन देती हैं अपनी करेंसी के फॉर्म में, उसके पास कुछ पैसे रखती हैं, ठीक। अब इन कंट्रीज में से IMF ने ऐसी 5 कंट्रीज सेलेक्ट करी हैं, जिसमें वो एक बास्केट बनाता है इन 5 कंट्रीज की करेंसीज का। ये 5 कंट्रीज कौन सी हैं देखते हैं। फर्स्ट इज यूएस की डॉलर, सेकंड यूरोपियन यूनियन का यूरो, थर्ड इज चाइनीज रेनबी वॉज रिसेंटली एडेड 2016 में। अगर आपसे पूछा जाए कि 5th कंट्री कौन सी है जो SDR का पार्ट हुई है, दैट विल बी चाइना। ओके, फोर्थ इज जापानीज येन एंड 5th इज ब्रिटिश स्टर्लिंग या पाउंड स्टर्लिंग। ओके, तो IMF बेसिकली ऐसी 5 कंट्रीज जो कि टॉप रेटेड कंट्रीज हैं, जिनकी टॉप करेंसीज हैं, उनको सिलेक्ट करता है, उनसे एक बास्केट बनाता है इन 5 कंट्रीज के करेंसीज को लेके। इसी को बोलते हैं SDR, और यही SDR अपनी जो बाकी मेंबर कंट्रीज हैं उनको इसके फॉर्म में असिस्टेंस या लोन दिया जाता है। देखिए, जैसे कि इंडिया की करेंसी है रुपी, वैसे जैसे कि US की करेंसी है डॉलर, वैसे ही IMF की करेंसी है SDR। ओके, आपको होपफुली क्लियर हुआ होगा। चलिए आइए रीड करते हैं। नो, SDR इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय IMF। कौन से ईयर में SDR आया था, प्लीज नोट डाउन, 1969 में। एंड इट्स मेन मोटिव इज टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व। मतलब कि जैसे कि हर कंट्री के पास अपना ऑफिशियल रिजर्व होगा IMF के साथ, जो कि वो विड्रॉ कर सकती है एट द टाइम ऑफ नीड। अब इस ऑफिशियल रिजर्व्स के ऊपर से प्लस सप्लीमेंट फॉर्म में आता है आपका SDR, जो IMF प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज को। ओके, नाउ इट इज द इन्वेंटेड करेंसी ऑफ IMF। देखिए, SDR को इन्वेंट किया है IMF ने,
इसकी खुद की करेंसी उसने इन्वेंट करी है। कैसे? 5 कंट्रीज की करेंसी को मिक्स को बोलते हैं SDR एंड इट सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज पेपर गोल्ड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से 2018 जुलाई अटेम्प्ट में पूछा गया था कि ऐसी कौन सी करेंसी है जिसको पेपर गोल्ड बोला जाता है। दैट इज SDR, बिकॉज SDR इज इक्वलेंट टू वर्थ ऑफ 5 कंट्रीज एंड 5 दोज कंट्रीज विच आर स्ट्रॉन्गेस्ट टिल नाउ। ऐसी कंट्रीज जिनकी सबसे ज़्यादा करेंसी स्टेबल है और टॉप करेंसीज है, इनसे बनता है SDR, इसलिए इसको बोला जाता है पेपर गोल्ड। मैंने आपको पहले बता दिया था कि SDR में 5 कंट्रीज कौन सी इन्वॉल्व है, प्लीज़ इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट, पर्पस क्या होता है SDR को? सप्लीमेंट करना, मतलब एक एडिशन प्रोवाइड करना जो आपकी मेंबर कंट्रीज हैं उनके रिजर्व्स के ऊपर। जैसे कि इंडिया का अगर 10 बिलियन मान लेते हैं, 10 बिलियन रिजर्व्स हैं, डॉलर रिजर्व्स हैं IMF के पास, और इंडिया को उससे ज़्यादा कुछ नीड आई, असिस्टेंस की ज़रूरत आई, तो IMF उसको किस फॉर्म में वो असिस्टेंस देगा? SDR के फॉर्म में असिस्टेंस देगा। ये था आपका SDR। नाउ जैसे SDR है वैसे ही IMF का एक और स्पेशल टर्म है विच इज कोटा, दैट इज IMF कोटा। नाउ कोटा इज इक्वल्स टू अ सर्टेन परसेंटेज। एक IMF, जब भी कोई मेंबर कंट्री वांट्स टू ज्वाइन IMF, उस IMF उसको एक कोटा अलॉट करती है उस मेंबर कंट्री को। ठीक, ये कोटा कैसे अलॉट किया जाता है? देखिए, उस मेंबर कंट्री को उसकी उस पर्टिकुलर कंट्री की जो भी वर्थ है इन द वर्ल्ड, अगर हम उसकी वर्थ देखा जाए इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, उसके हिसाब से उसको एक कोटा एलोकेट करते हैं। और यही कोटा जो होता है वो बेसिकली इज डिनोमिनेटेड इन SDR, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि SDR हमारी 5 कंट्रीज के बास्केट से बनता है। इसी कोटा को रखा जाता है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ SDR विच इज IMF की यूनिट ऑफ अकाउंट। ओके, नेक्स्ट वी कैन सी अब ये कोटा डिटर्मिन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, US ने IMF को ज्वाइन किया। नाउ IMF हैज टू एलोकेट अ कोटा टू USA। यहाँ पे IMF ने 4 क्राइटेरिया तय करे हैं, एक फॉर्मूला एस्टैब्लिश किया है जिसके बेसिस पे जो भी कंट्री IMF को ज्वाइन करती है उस पे उसका कोटा निकाला जाता है। इस कोटा में डिटर्मिन करने के लिए आता है, फर्स्ट इज GDP, सेकंड इकोनॉमिक ओपननेस, देखा जाता है वो कंट्री कितनी ओपन है टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। कहने का मतलब कितने इंपोर्ट्स, कितना ट्रेड कर रही है, कितना एक्सपोर्ट्स कर रही है बाकी मेंबर कंट्रीज के साथ, इसी को इकोनॉमिक ओपननेस कहते हैं। तीसरा इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, कहने का मतलब है कि जब भी कोई इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में तो वो कंट्री कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है, वो कितनी जल्दी उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेती है whatever changes are coming to the world economy। फोर्थ इज इंटरनेशनल रिजर्व्स, मतलब कि कितने रिजर्व्स उस कंट्री ने होल्ड करे हुए हैं, किस करेंसी में होल्ड करे हुए हैं, तो ये भी देखा जाता है। तो ये 4 पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि किसी भी कंट्री का कोटा कितना होगा। ओके, चलिए मान लेते हैं US का कोटा डिसाइड हो गया एंड इट इज इन सब पैरामीटर्स को देख के US का कोटा अप्रॉक्सीमेटली 17% डिसाइड हो गया कि ठीक है US ज्वाइन कर ले IMF, एंड IMF जब ज्वाइन करेगा तो उसको IMF ने कोटा दे दिया 17% का। अब इस कोटा का यूटिलाइजेशन क्या है, आखिर इस कोटा से क्या क्या होगा? यहाँ पे कुछ रोल्स लिखे हुए हैं कोटा के। नो, द फर्स्ट इज रिसोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। सी, रिसोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का ये मतलब है कि IMF now quotas determine the maximum amount of financial resources a member is obliged to provide to the IMF। हमने देखा कि हमारे एग्जाम्पल में और एक्चुअली रियलिटी में भी 17% इज द कोटा ऑफ USA। तो रिसोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब इसी 17% को लाना पड़ेगा USA को एंड IMF को वो देगा। IMF का जो करेंटली अभी टोटल है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 488 बिलियन SDR। करेंटली अभी IMF के पास 488 बिलियन SDR इज द टोटल ऑफ IMF। तो अगर इसका हम 17% निकालें जो कि USA का कोटा फिक्स्ड है, तो ये शायद अप्रॉक्सीमेटली 17% आता है आपका समवॉट रिलेटेड टू 88, मैं श्योर नहीं हूँ बट $88 SDR के पास आता है। तो ये 88 बिलियन SDR USA को IMF के पास रखवाना पड़ेगा।
ओके, यहाँ पे हो गया इस कोटा का पहला फंक्शन कि कितना कौन सी कंट्री कंट्रीब्यूट करेगी आईएमएफ को, वो बताता है। दूसरा वोटिंग पार्ट, देखिए जितना कोटा ज़्यादा एलोकेट होगा किसी भी मेंबर कंट्री को, उतना ज़्यादा ही उसके पास वोटिंग पावर होगी। यहाँ पे आईएमएफ वन मेंबर कंट्री इज इक्वल्स टू वन वोट की पॉलिसी पे नहीं चलता है। वो किस पॉलिसी पे चलता है कि जितना ज़्यादा कोटा उतनी ज़्यादा होगी उस कंट्री की वोटिंग पावर। यूएसए का जो कोटा है दैट इज 17%, तो यूएसए को जो वोटिंग पावर एलोकेटेड है वो नियर अबाउट 16.52% है। नॉट एग्जैक्टली नहीं उस प्रपोर्शन में जाएगा, लेकिन हाँ कि 1:1 वोट नहीं है, मतलब एक कंट्री का एक वोट नहीं होके, बल्कि जितना कोटा उस कंट्री के पास है उसके अकॉर्डिंगली उसके उतनी वोटिंग राइट्स मिलेंगी। और यही वोटिंग पर आगे डिटर्मिन करेंगी कि कौन सी कंट्री मेंबर बन सकती है, कौन सी कंट्री को कितना लोन देना चाहिए। तो यूएसए जो कि हाईएस्ट कोटा है यूएसए का इन आईएमएफ, बहुत बड़ा रोल डिटर्मिनेशन में लगता है कि किस कंट्री को कितना फाइनेंस देना चाहिए। नाउ थर्ड रोल ऑफ कोटा इज एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ओके, देखिए कोटा ये भी डिटरमिन करता है कि किस मेंबर कंट्री को कितना फाइनेंस देना चाहिए अंडर नॉर्मल कंडीशन। देखिए वैसे तो कोई भी मेंबर कंट्री आईएमएफ से दो क्राइटेरिया से 145% ले सकती है इन नॉर्मल कंडीशन एनुअली, और इट कैन टेक 435% क्यूमुलेटिवली। इसका ये मतलब है कि देखिए 145% आईएमएफ से कोई भी मेंबर कंट्री अपने रिजर्व्स का ले सकती है लोन, और उसके साथ साथ अगर कुछ स्पेशल नीड आई, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई नेशनल डिजास्टर हो गया, तो उसके वजह से वो 435% क्यूमुलेटिवली, मतलब टोटल 435% का भी लोन उठा सकती है आईएमएफ से। ठीक, तो मतलब कि लेकिन फिर इसमें कोटा का भी रोल आएगा कि जितना ज़्यादा जिस कंट्री का कोटा होगा उतनी ज़्यादा उसको वो फाइनेंसिंग अवेलेबल कराई जाएगी। नाउ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन अमाउंट, जब भी कोई भी मेंबर कंट्री आईएमएफ को ज्वाइन करती है उसको सब्सक्रिप्शन अमाउंट देना पड़ता है। वो किस परसेंटेज में देती है? देखिए 75% वो देगी अपनी खुद की कंट्री के करेंसी के फॉर्म में, एंड 25% विल गिव इन एसडीआर। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज ज्वाइनिंग आईएमएफ और उसको $100 मिलियन देने हैं, तो इंडिया $75 मिलियन देगी रुपीस के फॉर्म में, एंड $25 मिलियन वो देगी एसडीआर के फॉर्म में। एसडीआर को वाइडली एक्सेप्टेड करेंसीज भी बोला जाता है, बिकॉज ये मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल करेंसीज होती हैं जो भी एसडीआर के अंदर 5 कंट्रीज की करेंसी आती है। इंडिया का अभी कोटा है 2.76%, while US's quota is 17.46%, and it is the highest quota in IMF, and which translates to a voting power of 16.52%. हाईएस्ट कोटा किसका? यूएसए का, एंड इंडिया का अभी करेंटली कम कोटा दैट इज 2.76%, एंड बिकॉज यूएसए का हाईएस्ट कोटा है तो उसके पास हाईएस्ट वोटिंग पावर भी है, तो इट मेजरली वीटो पावर किसके हाथ में है? वो यूएस के हाथ में ही है, बिकॉज इट हैज़ द हाईएस्ट कोटा इन आईएमएफ। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। देयर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ? कौन सा इनमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है? To promote international monetary cooperation, yes, it is the objective. Ensure balanced international trade, yes, it is also the objective of IMF. To ensure exchange rate stability, this is also the objective. To provide loan to private sectors, no, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF. IMF ने अपने स्कोप में प्राइवेट सेक्टर को कवर नहीं किया है, लेकिन एक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, दैट इज IFC, that focuses its attention on private sectors of the developing country. So the answer will be D. Second, if the balance of payment of a country is adverse, then which institution will help that country? अगर balance of payment adverse है, adverse का मतलब import ज़्यादा है, export, तो ऐसा इनमें से कौन सा institution है जो help करेगा उस country को जब उसकी BOP crisis occur करते हैं? World Bank,
World Trade Organization, International Monetary Fund, and Asian Development Bank. Answer is C, that is International Monetary Fund, IMF. हमने अभी पढ़ा कि IMF का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि जब भी डिसइक्विलिब्रियम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वह आके उसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है. इसीलिए IMF को टाइटल मिला हुआ है गार्जियन ऑफ गुड कंडक्ट इन BOP. Guardian of Good Conduct in BOP. This title has been given to IMF. Okay, friends. So the answer will be C. Question number 3. Which of the following is not correct about IMF? First, IMF कौन सा इनमें से IMF के बारे में सही नहीं है? कौन सी statement? IMF was established along with World Bank. Yes, World Bank and IMF Bretton Woods sisters के नाम से जानी जाती हैं. IMF is a result of Bretton Woods Conference. Yes, this is also true. IMF has its headquarters in Washington DC. This is also true. Currently there are 193 members. No, 189 members है IMF की currently. तो इनमें से क्या सही नहीं हुआ? That is option number D. So the answer is D. Question number 4. Which of the following statement is not correct about the quota at the IMF? इनमें से quota से related information या statements दी गई है. इसमें से कौन सी statement false है? First, voting power in IMF is based on quota system. Yes, जितना ज़्यादा कोटा उतनी ज़्यादा वोटिंग पावर होगी कंट्रीज़ की. कोटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू कंट्रीज इकोनॉमिक साइज. येस, वेरी ट्रू. जितना अच्छा कंट्री का इकोनॉमिक साइज है, जितनी अच्छी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ GDP है, उतना ही ज़्यादा उसको कोटा मिलेगा. जैसे यूएसए को हाईएस्ट कोटा अलॉटेड है बिकॉज उसका सबसे ज़्यादा GDP एंड इकोनॉमिक ओपननेस है. Germany has the highest quota and IMF? No, not at all. USA has the highest quota and it is around 17%. India's quota in IMF stands as 2.79% approximately. Yes, it is true. तो आंसर हमारा यहाँ पे हुआ C. It is a wrong statement. जर्मनी का हाईएस्ट कोटा नहीं होता है. Now, question number 5. Which of the following is also called as paper gold? इनमें से कौन सा पेपर गोल्ड है? ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. A, US डॉलर, B, पाउंड, C, डिमांड ड्राफ्ट, D, STR. आंसर इज D. That is STR. ठीक, STR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि एक बास्केट से बनता है और 5 currencies, that is also known as basket and paper gold, and that is the answer over here. See, मैं आपसे यहाँ पे एक बात में करना रह गई, that is there is a general review regarding general review of quota होता है. ये जो है जनरल रिव्यू ऑफ कोटा होता है. इसमें डिसाइड करते हैं कि क्या किसी कंट्री का कोटा को बढ़ाना चाहिए. अगर देखिए उस कंट्री के इकोनॉमिक साइज, जो मैंने 5 पैरामीटर्स की बात करी थी, GDP, उसका इकोनॉमिक ओपननेस, उसका जो इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी है और जो उसके पास इंटरनेशनल रिजर्व्स है, अगर ऑटोमेटिकली किसी भी कंट्री बहुत अच्छा परफॉर्म करती है इन 4 पैरामीटर्स में, तो उसका कोटा भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा. तो इसके लिए एक जनरल रिव्यू कमेटी बैठती है हर 5 ईयर्स में, विच डिसाइड्स कि अगर किसी कंट्री का कोटा को इंक्रीज करना है या नहीं. ओके, तो ये इसमें बेसिकली अगर उस कंट्री को 85% ऑफ वोट्स, 85% ऑफ टोटल वोट्स मिल जाते हैं उसके फेवर में, तो उस कंट्री के कोटा को इन्हांस कर दिया जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, अगर 85% ऑफ टोटल वोट्स किसी भी कंट्री को पड़ गए, जैसे कि अगर जैसे चाइना में ये हुआ था कि 2016 में चाइना बेसिकली, देखो मैंने बताया था ना 2016 में ही चाइना को STR में एज वन ऑफ द कंट्रीज शामिल किया गया था, बिकॉज 2016 में ही चाइना का जो कोटा है वो इंक्रीज किया गया था, क्योंकि चाइना को 85% ऑफ द टोटल वोट्स भी मिले हुए, प्लस चाइना ने इकोनॉमिक फ्रंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. ओके फ्रेंड्स, दिस वाज आवर टुडेज वीडियो. होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड नेवर गिव अप. थैंक यू सो मच.